हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 12 अप्रैल से लेकर आपके पास कहाँ तक आते हैं, 18 अप्रैल तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुराने वाली जो शीट है वो अपने पास कवर कर ली होगी और जो भी करंट अफेयर उसके साथ रहा होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा, स्टैटिक ऐड कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और अगला इंपॉर्टेंट जो आपके पास करंट अफेयर आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद इसका आंसर हमें यूट्यूब पे दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे पहुंचते हैं जिसका नाम क्या आता है बच्चे हमारे पास, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, एक एक न्यूज़ को डिटेल में बात करेंगे और जो जो उसके साथ स्टैटिक ऐड होता होगा उसके बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास सबसे पहला जिसका नाम क्या आता है बच्चे, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास कि अच्छा क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, कहता है इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। गौर करना जरा सा। ठीक है, कौन सी कंट्री, क्या नाम लिखा हुआ है, इक्वाडोर के नए क्या बने हैं बच्चे हमारे पास, नए प्रेसिडेंट बने हैं। कितने इलेक्शन, कितने वोटों से जीते, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल हमारे काम की नहीं है। ठीक है, पर हम फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये प्रेसिडेंट है जिनका नाम क्या आता है आपके पास, डेनियल रॉय। अब इतना ही नाम आप याद रखें काफ़ी रहेगा। डेनियल रॉय जो है वो री इलेक्ट हुए हैं। गौर करने वाली बात है, री इलेक्ट हुए हैं और कहां के प्रेसिडेंट बने हैं, फिर से इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, गौर करें कि वहां पे जो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है वो कितने सालों का होता है, 4 सालों का होता है। और जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल टर्म कितने सालों का होता है भाई, तो 5 सालों का होता है, हम सबको पता है। ठीक है, पर यहां पे कितने सालों का है, तो यहां पे 4 सालों का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कितने वोटों से जीते, किस काम का, इतना काम का नहीं है। ठीक है, अब अगला देखो, कहता है दिस मार्क्स द डेनियल नोबाउज सेकेंड प्रेसिडेंशियल विक्ट्री इन इक्वाडोर। मतलब इससे पहले भी ये क्या बन चुके हैं, वहां के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इससे पहले वो कब बने थे वहां के प्रेसिडेंट, नवंबर 2023 में। और जब ये नवंबर 2023 में बने थे तब इनको क्या कंसीडर किया गया है कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे जो कि 35 साल की उम्र में इलेक्शन जीत कर वहां पर पावर में बैठे थे। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर हो गया सबके पास। ठीक है, अब गौर करते हैं क्या क्या स्टैटिक इसके साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, आते हैं और बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, गौर करो, जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चे किस कंट्री की, इक्वाडोर की, अगर आप गौर कर पा रहे हो तो इक्वाडोर का नाम, अगर हम बात करते हैं इक्वाडोर का जो नाम है वो थोड़ा बहुत किससे मिलता जुलता है, तो वो थोड़ा सा मिलता जुलता है इक्वेटर से। ठीक है, गौर करना, कहां से इसका नाम मिलता जुलता है आपके पास, इक्वेटर से। तो जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, उसमें से एक इमेजिनरी लाइन का नाम क्या आता है अपने पास, इक्वेटर आता है। तो इसी इक्वेटर से इसका नाम क्या पड़ता है आपके पास, इक्वाडोर पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहां से क्या स्टैटिक सीख सकते हैं, क्या हमारे काम आ सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम इक्वाडोर की बात कर रहे हैं तो इक्वाडोर का नाम कहां से आता है बच्चे, इक्वेटर से नाम लिया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात करें तो इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है या फिर साउथ अमेरिका में यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बन गया कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है बच्चे, तो हमें याद रहेगा साउथ अमेरिका में ये आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्वेटर की, ठीक है, तो इक्वेटर से पास होने वाले 3 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। गौर करना, मैं क्या बोल रही हूं कि इक्वेटर से पास होने वाले, या मतलब इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है वो 3 कॉन्टिनेंट से पास होकर जाती है। कितने कॉन्टिनेंट से बच्चे, तो आप याद रखेंगे 3 कॉन्टिनेंट से ये पास करके जाती है। और उन 3 कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या क्या आता है, तो एक आपको लग गया पता, साउथ अमेरिका। एक कौन सा आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, अफ्रीका। और एक और जो हम कवर करते हैं दैट इज एशिया। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि 3 कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर, मतलब 3 कॉन्टिनेंट से होकर जाती है इमेजिनरी लाइन जिसका नाम क्या है, इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, सेकंड समझते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में इक्वेटर
3 वाटर बॉडीज को भी पार करके जाता है, ठीक है। तो गौर करेंगे कितनी वाटर बॉडीज बोली मैंने आपको यहाँ पर 3। उन तीनों की जब हम बात करते हैं तो उन तीनों में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा पैसिफिक ओशन, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वैसे सबसे पहले अटलांटिक आएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, पैसिफिक ओशन। उसके अलावा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अटलांटिक ओशन, और तीसरा हमारा ओशन आ जाएगा जिसका नाम क्या आता है, इंडियन ओशन, ठीक है। तो गौर करेंगे जब भी हम इक्वेटर की बात करेंगे ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर जाता है, याद रखने वाला पॉइंट है। और कितनी वाटर बॉडी से होकर जाता है तो हम गौर करेंगे 3 वाटर बॉडी से होकर ये हमारे पास से निकलता है, ठीक है। गौर करते हैं साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, किस में, तो हम बात करते हैं इक्वेटर वाली लाइन पे। तो गौर करेंगे उसमें से एक नाम तो आप नहीं भूलेंगे, अब इक्वाडोर हो गया आपके पास, उसके अलावा एक हो जाएगा आपके पास कोलंबिया, और एक और जो आपके पास आएगा इक्वाडोर, कोलंबिया, और एक और आप नाम यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज ब्राज़ील, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके पास जहाँ से कौन सी लाइन जाती है आपके पास, इक्वेटर लाइन जाती है, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं, वो मैं आपको अलग लिखवा देती हूँ। पहले एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया में कौन सा आ जाएगा बच्चे, तो आप याद रखेंगे मालदीव्स आ जाएगा, उसके अलावा इंडोनेशिया आ जाएगा। गौर करना मालदीव्स के बाद क्या आ गया आपके पास, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आ जाएगा किरिबाती, ठीक है। किरिबाती छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पर याद रखेंगे क्या नाम आ जाता है, किरिबाती। क्लियर हो गया। अब आते हैं अफ्रीका वाले पे, क्योंकि अफ्रीका वाले पे ज़्यादा कंट्रीज हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो मैं अफ्रीका वालों को यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो गौर करके रखना और इसे क्लियर रखना क्या क्या आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। गौर करते हैं, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कौन सी कंट्री आ गई, तो सबसे पहले आपके पास आ गई गैबन आ गई, ठीक है। गैबन के बाद अगर हम बात करते हैं फिर आ जाएगी आपके पास कॉन्गो, ठीक है, जिसको क्या, कॉन्गो के बाद आपके पास आ जाएगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ध्यान देंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये आपको देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके अलावा एक आती है साओ टोमे, क्या नाम आता है बच्चे इसका, साओ टोमे, अब जो भी इसका नाम है इस तरीके से याद रखेंगे। उसके अलावा एक नाम आता है आपके पास प्रिंसिपी करके, या प्रिंसिप करके इस कंट्री का नाम आता है, छोटी छोटी कंट्रीज है ये आ जाती है आपके पास यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें फिर एक कंट्री आती है आपके पास सोमालिया, याद रखेंगे। उसके अलावा एक आती है आपके पास केन्या, और उसके अलावा एक आती है आपके पास युगांडा। तो गौर करेंगे ये कंट्रीज आ गई कहां पर, अफ्रीका वाली। उसके अलावा मैंने आपको बता दी अमेरिका, और कौन सी बता दी मैंने आपको, एशिया वाली, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वाडोर की कैपिटल की। तो गौर करेंगे इक्वाडोर की कैपिटल आती है क्यूटो, क्या आती है कैपिटल यहाँ पर, क्यूटो पढ़ा जाएगा इसे, तुम क्यूट याद रख लो, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी याद रख लो, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास। अच्छा अब हम एक और स्टैटिक फैक्ट यहाँ से सीखेंगे आज के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया भी होगा पर इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम किस कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जब भी हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज आती है, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम क्या है बच्चे, एंडीज माउंटेन रेंज। जैसे अगर हम गौर करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिमालयाज आ जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, एंडीज माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब एंडीज की भी तो कोई ऊंची चोटी होगी, जैसे हमारे हिमालयाज की भी कोई ऊंची चोटी है, ठीक वैसे ही अगर हम गौर करें तो एंडीज की भी कोई ऊंची चोटी होगी, तो उसका नाम आपके पास क्या आ जाएगा, एकोनक्वागुआ, इस तरीके से कहा जाता है। तुम एकॉन या एनाकोंडा जैसे इसको याद रख लो, बस इतना आपके लिए काफ़ी हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा जब भी हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर, और जब भी मैं लार्जेस्ट रिवर बोल रही हूँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में कौन सी रिवर आती है, तो आप याद रखेंगे अमेज़न आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया सबके पास। चलिए, तो ये था आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपने इसके साथ जो स्टैटिक मैंने आपको कराया वो आपने ऐड करा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला। अगर गौर करोगे तो कंट्री का नाम है गैबन। अब गौर करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गैबन जो है वो इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की जो लाइन है वो गैबन से पास होकर जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमें यहीं से मिल गया, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। जब भी हम
गैबन की बात करेंगे बच्चे, ठीक है, यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, ब्राइस। अब देखो बेटा बहुत मुश्किल है याद करना, ठीक है, ब्राइस क्लोटेरी, उसके बाद ओलिग्यू, ठीक है। अब तुम इतना जैसे तुम्हें याद रह जाए, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर याद कर सकते हैं। कहता है कितने वोटों से जीते हैं, हमारे काम का नहीं है बच्चे। और यहाँ पे क्या लिखा है, द विक्ट्री इनेबल्ड टू कमेंस अ फुल 7-year प्रेसिडेंशियल टर्म इन ऑफिस। गौर करते हैं, जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितने सालों के लिए होते हैं बच्चा, 5 साल। और हर कंट्री का अपना अपना हिसाब है ना, तो यहाँ पर आपको कितना दिखता है, इनका 7-year टर्म्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है कैपिटल क्या है इसकी, तो लिब्रेविली, ठीक है, तो लीबर है ना, या फिर ऐसे याद रखो गैबन या गैबन, लीबर खराब है ना, लीबर नहीं, लीबर खराब नहीं है ना, लीबर में गड़बड़ है, कुछ ऐसे याद कर लो तुम, ऐसे नमोनिक बना लो इसके लिए, ठीक है। अब गौर करते हैं कि क्या स्टैटिक इससे ऐड हो सकता है, ठीक है। तो एक तो हमें क्लियर हुआ कौन सा वाली बात यहाँ पे, कि साउथ जो अफ्रीका वाला अपने पास कॉन्टिनेंट है, हाँ अफ्रीका जो अपने पास कॉन्टिनेंट है वहाँ से होकर लाइन जाती है, क्या नाम है उसका, इक्वेटर, ठीक है। अब देखो जब हम गैबन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर आता है, तो ये वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में आती है। तो ये कंट्रीज़ की जगह हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि जो अफ्रीका का सेंट्रल वाला एरिया है या सेंट्रल बेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। गैबन को कई बारी एडन ऑफ या एडन ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, ठीक है। तो गैबन को क्या कहा जाता है, एडन ऑफ साउथ अफ्रीका। एडन का मतलब होता है बच्चे जन्नत कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं आप, इस तरीके से, ठीक है। जब भी हम गैबन की बात करते हैं, गैबन कंट्री किस चीज़ में बहुत रिच है, तो हम गौर करेंगे ऑयल में बहुत ज़्यादा रिच है, याद रखना है, ठीक है। ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री हमें देखने को ये मिलती है, ठीक है। और इस ऑयल रिचनेस के कारण ही ये किसकी मेंबर है, तो आप याद रखेंगे ओपेक की मेंबर है। और जब भी हम ओपेक बोलते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलिंग, ठीक है, याद रखना है आपने, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है, क्या नाम है उसका, ओपेक। तो ओपेक का एक मेंबर कौन है आपके पास, गैबन है, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ओपेक की बात कर लेते हैं, ओपेक कब बना था, तो गौर करेंगे 1960 में बना था ओपेक अपने पास, याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या कहता है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर है हमारे पास, बात करते हैं, क्लियर करते हैं। कहता है बच्चे जो हमारे पास, अब गौर करना, लाइनों में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है। देखो कहता है फॉर्मर, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मतलब एक पॉइंट छोटा सा क्लियर हो रहा है कि कोई भी अगर पुराना बोलने का मतलब है रिटायर हो चुका होगा, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का पुराना जज जो कि क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, वो आगे कहाँ जा सकता है, वो अपॉइंट हो सकता है, कहां पर, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। कहां पर अपॉइंट हो सकता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंट हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड जज आ सकता है, बिल्कुल नहीं, हाई कोर्ट का भी आ सकता है, ठीक है। बस इतना सा आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब गौर करते हैं, क्या नाम है इनका, दिनेश महेश्वरी जो है वो अपॉइंट हुए हैं किसके चेयरपर्सन, 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। उनके साथ साथ जो है अगर हम गौर करते हैं तो हितेश जैन और उसके अलावा डीपी वर्मा को भी अपॉइंट किया गया है एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं पूरे फैक्चुअल तरीके से, ये तो हो गई न्यूज़, अब आते हैं फैक्चुअल और चीज़ें जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गौर करना, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, गौर करना मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, जब भी मैं आपको स्टैट्यूटरी लिखाती थी तो मैं आपको क्लियर करती थी कि स्टैट्यूटरी वो बॉडीज़ होती हैं जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू पास करके बनाई जाती हैं। तो ये कैसी बॉडी है बच्चा, तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखेंगे। और इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, स्टैब्लिश थ्रू अ नोटिफिकेशन, ध्यान रखना इसे कैसे बनाया गया था, थ्रू अ नोटिफिकेशन
और नोटिफिकेशन देने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और उसके साथ एंड जस्टिस। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री बोली हमने यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की नोटिफिकेशन के साथ ये बॉडी यहाँ पर बनकर आई थी। क्लियर हो गया सबके पास? अब गौर करते हैं। ठीक है, आइए अब गौर करते हैं क्या हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, समझो, बात करते हैं। जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ इसकी बात करेंगे, कौन है वहां पर, तो अर्जुन मेघवाल। अभी कौन है अपने पास, ये अपने पास कौन है अभी, ये अपने पास कौन है अपने पास, लॉ और जस्टिस मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पहले आपके पास यहाँ तक कि ये कहाँ से कैसे बनती है ये बॉडी कैसी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं और इसके साथ की हर चीज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, स्टैटिक जोड़ते हैं ताकि हम चीज़ों को कवर यहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं स्टैटिक जोड़ने के लिए ये वाली शीट आपके पास रख रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, और इसके साथ फिर आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं और जो जो जुड़ेगा इसके साथ का वो बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर करना और ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम, अब पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ठीक है, लॉ कमीशन की बात हो रही है और उसकी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, गौर करना, जब भी हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, एक चार्टर एक्ट आया था, ध्यान से सुनना। ठीक है, चार्टर एक्ट आया था ऑफ 1833 का। कब आया था बच्चे? 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और इस चार्टर एक्ट के अंदर ही बोला गया था कि एक क्या बनाया जाएगा, एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लॉ कमीशन बना भी, और लॉ कमीशन कब बना आपके पास, तो 1834 को हमारे पास क्या बनकर आया था, तो आप गौर करेंगे हमारे पास 1834 को क्या बनता है बच्चे, लॉ कमीशन बनकर आता है। ठीक है, इस लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन कौन आते हैं, तो लॉर्ड मैकॉले, उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले इसके चेयरपर्सन बनकर आते हैं, और कब की बात कर रहे हैं, 1834 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पुराना वाला क्या अपने पास, लॉ कमीशन। ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, और काम क्या था इस वाले का, तो गौर करेंगे इसका मेन काम क्या था, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है, कोडिफिकेशन का मतलब हो गया एक गांठ में लेकर आना, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना। तो कोडिफिकेशन ऑफ आईपीसी किया गया था एंड सीआरपीसी किया गया था, याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास? तो ये तो हो गया बहुत पहले की बात, जब हम अंग्रेजों की अधीन थे। ठीक है, अब समझते हैं कि उसके बाद की क्या कहानी रही। ठीक है, समझते हैं। अब जब हम बात करते हैं 1955 की, गौर करना मैं कब की बात कर रही हूँ, अब हम बात करते हैं कौन से वाले ईयर की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1955 की। 1955 में, ठीक है, आज़ाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या बनता है, पहला लॉ कमीशन बनता है। ठीक है, आई बात समझ में, 1955 में। और इस बारी जो अपने पास कौन बनते हैं यहाँ पे, चेयरपर्सन बनते हैं, वो कौन आते हैं, MC स्टेलबार्ड आते हैं। ये उस समय के अटॉर्नी जनरल थे और इनको लॉ कमीशन का मेंबर, चेयरपर्सन इनको बनाया जाता है। क्लियर हो गया सबके पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से तो चल ही रहा है अपने पास सिस्टम, और अब जो बना है वो कौन सा वाला है बच्चे, अब जो आया है वो आया है आपके पास 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक और बात है ना, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लॉ कमीशन काम क्या करता होगा। ठीक है, तो लॉ कमीशन जो है बच्चे, अ काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी आप इसे कह सकते हैं, जो एडवाइस करता है कि इसको लॉ कमीशन मतलब लॉ से रिलेटेड सारे फैक्ट को, मैटर्स को क्या करता है, ये बताता है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी यहाँ पर, IPC, उसके बाद हम बात करते हैं CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब के नाम 2023 में बदल दिए गए थे। ये आप मुझे बताएंगे कि इनके हिंदी नेम क्या रखे गए हैं। प्लस अमित शाह हमारे पास कहाँ पर आए थे, चंडीगढ़, उन्होंने 4 ऐप्स को लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर इसी IPC, CRPC, इन सब की और मतलब काम अच्छे रखने के लिए क्या क्या बनाया था उन्होंने, 4 ऐप्स बनाई थी, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला, ट्रिपल स्टार मार्क करंट अफेयर, पूरे साल भर का करंट अफेयर। ठीक है,
संजीव खन्ना की रिटायरमेंट हो रही है और संजीव खन्ना जाने से पहले, ठीक है, अब किसका नाम रिकमेंड करके गए हैं, तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण, ठीक है, क्या नाम है इनका, गवई, इनको यहाँ पर क्या बोला गया है, इनको बोला गया है कि अब ये क्या बनेंगे, हमारे पास नए CGI बनेंगे, ठीक है। अब गौर करना, ध्यान से सुनना, ठीक है, कौन से नंबर के बन रहे हैं भाई, 52nd बन रहे हैं, क्लियर है हमें, और कौन सी डेट को बैठेंगे, 14 मई को बैठेंगे, क्योंकि 13 मई या आई थिंक 11 या 10 मई को किसकी रिटायरमेंट है, संजीव खन्ना की रिटायरमेंट है, ठीक है। ये हम समझेंगे क्यों उनकी रिटायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है बच्चे, 65 साल होती है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब पॉइंट पढ़ते हैं जो स्टार मार्क करने वाला है, ये सेकंड दलित CGI हैं हमारे पास। इनसे पहले एक और बंदा क्या था हमारे पास, दलित था, जो कि 2007 में क्या बने थे, ये 2007 में क्या बने थे, CGI बने थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी जो हमारे पास क्या बने हैं CGI, वो कौन से नंबर के बने हैं बच्चे, तो 52nd नंबर के आपने याद रखना है, ठीक है। और क्या नाम है उनका, तो भूषण रामकृष्ण गवई करके आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट और CGI से बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं और क्लियर रखते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वही शीट यूज़ कर लेती हूँ ताकि फिर ठीक रहता है, आना ज़रा सा इसी पे बनाते हैं, ठीक है। आओ, और आपको कई बारी ये चीज़ें बताई भी गई हैं पहले भी, ठीक है, वही रिपीट करते हुए, ठीक है, उसके साथ जो और फैक्ट ऐड होता होगा वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जब भी अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं CGI के बारे में, इस तरीके से हम बात करते हैं, तो गौर करना बेटा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि CGI कहाँ पर बैठेगा बेटा, कहाँ पर बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट पे बैठेगा। जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो कहाँ पर बनी थी बच्चे, वो बनी थी कैलकटा में, ठीक है, ध्यान रखना। और कैलकटा में कब बनी थी, 1774 में बनी थी, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, तो एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर बनी थी, ठीक है, क्लियर हो गया हमारे पास। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पर, तो एलिजा इम्पे, ये क्या बने थे, पहले CJ बने थे, ठीक है। किसके बेटा, तो जो कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ सालों के बाद लगभग 1861-62 के आसपास एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ, क्या सेटअप होता है अपने पास, हाई कोर्ट सेटअप होता है। तो पहले 3 जगह पे हाई कोर्ट बनते हैं, डेट इज कैलकटा, फिर बॉम्बे, और फिर कौन सा आता है आपके पास यहाँ पर, मद्रास आ जाता है, क्लियर हो गया। और किसके टाइम पर खुला था, तो सर उसका नाम था सर जॉन, ठीक है, लॉरेंस, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सबके पास यहाँ तक का। अब समझो कहानी बदलती है और कहानी कहाँ पर पहुँचती है, 1935 तक पहुँचती है, ठीक है। गौर करेंगे 1935 में एक्चुअली में एक एक्ट आता है जिसका नाम था GOI एक्ट 1935, ठीक है। इस एक्ट के अंदर एक कोर्ट बनाई जाती है जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या बनाई जाती है बच्चे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाई जाती है। और इसी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को आज़ादी के बाद बदल दिया जाता है, इसका नाम बदला जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा जाता है, ठीक है। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली क्या होती है बच्चे, यहाँ पे सेटिंग होती है, ठीक है, क्लियर हो गया सबके पास। तो ये फैक्ट आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ मैं दो तीन चीज़ें और ऐड कर देती हूँ आपके लिए आसानी के लिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन एक ही जगह पे सारे मिल जाएं। ये हो गया हमारे पास क्लियर यहाँ तक का, ये नाम चेंज हो गया। जो पहले CJI बनते हैं वो कौन बनते हैं, HJ कानिया, ठीक है, ये बनते हैं हमारे पहले। ये हमारे कौन थे बेटा आपके पास, तो फर्स्ट CJI ये हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे पहली फीमेल जज, ध्यान रखना, ठीक है, तो इनका नाम आपके पास क्या आएगा, फातिमा बीवी, ये आपने याद रखना है। ये कौन थी, ये फर्स्ट वुमेन क्या बनती है आपके पास, जज बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन जज कौन बनती है, तो फातिमा बीवी आपके पास आंसर आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन वो आता है लीला सेठ पे, ठीक है, लीला सेठ पे। जब भी हम लीला सेठ की बात करते हैं, ये फर्स्ट फीमेल क्या बनती है आपके पास, CJ बनती है, ठीक है, चीफ जस्टिस बनती है ऑफ
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हाई कोर्ट की बात हो रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबके पास। जब भी हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक किससे डील करता है? सुप्रीम कोर्ट। और पार्ट नंबर कौन सा आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कैसे अपॉइंटमेंट इनकी होती है, कैसे इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ये आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको क्या दिलाते हैं? ओथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? तो आप याद रखेंगे 34, जिसमें से एक कौन होता है? CJI, और 33 कौन होते हैं? अदर जजेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली न्यूज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज क्या होती है बच्चे? तो आप याद रखेंगे 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गौर करना, ICC गौर करना इस बात पे मैं क्या बोलने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। कहता है यहाँ पे ICC के अंदर जो मेंस क्रिकेट कमेटी है, ध्यान देना, ICC के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अंदर जो मेंस क्रिकेट कमेटी है उसके लिए कौन अपॉइंट हुए हैं बच्चे? सौरव गांगुली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसको सक्सीड करा है? अनिल कुंबले को। बस इतना सा हमारे लिए जानना है इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 15 जून 1909 को क्या बना था बच्चे? हमारे पास ICC बना था। ICC के हेडक्वार्टर दुबई में हमें देखने को मिलते हैं और इसके चेयरपर्सन कौन है? जय शाह है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक आपके पंजाब आई थिंक या चंडीगढ़ के पेपर में क्वेश्चन था, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, वो ये था कि 25 जून, डेट पूछी थी एग्जैक्ट एक्चुअली में, 25 जून 1983 को क्या हुआ था बच्चे? वर्ल्ड कप हुआ था, सबको पता है। ठीक है, और पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप क्या करता है? यहाँ पे जीतता है। ठीक है, किसके साथ था ये मैच? तो आप याद रखेंगे इंडिया वर्सेस किसके साथ था? वेस्ट इंडीज के साथ ये मैच था। कहाँ खेला जा रहा था? लॉर्ड्स में। ठीक है, लॉर्ड्स कहाँ पर है? तो इंग्लैंड ग्राउंड आ जाता है आपके पास, वहाँ पर खेला जा रहा था। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे? अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो है नेशनल। ठीक है, आइए नेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। GI टैग, पिछले हफ्ते भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बेसिक नहीं समझाऊंगी, समझा चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? न्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखिए कहता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है, ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मेघालयज इंडिजीनियस, गौर करना, वहीं पर बनता है जिसका नाम है राइंडिया या फिर राइंदिया, जो भी आप इसे बोले, सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, गौर करना बेटा, अगर आप सबको पता होगा, ये मतलब एक तरीके की ड्रेस ही समझ सकते हैं आप इसका, मतलब इस सिल्क से क्या क्या बनता है, या इस तरीके से, या इस राइंदिया से क्या क्या बनता है सिल्क से, तो आप गौर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ पहले वो समझ लेते हैं। राइंदिया सिल्क का एक और नाम क्या आता है आपके पास? इरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे पीस और अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब गौर करते हैं कौन सी ट्राइब है, कौन से लोग हैं वहाँ पर जो इसे बनाते हैं, तो गौर करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक आ गए आपके पास खासी, सुना होगा आप सबने, एक आते हैं आपके पास वहाँ पे जंतिया, याद रखना है, और एक आते हैं आपके पास भोई। ठीक है, ये तीन मतलब कह सकते हैं आप तीन ग्रुप है जो क्या करते हैं, ये तीन इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं कहाँ की? मेघालय की, जो क्या बनाती हैं बच्चे? जो बनाती हैं इस प्रकार के सिल्क को। ठीक है, क्लियर हो गया, इस प्रकार के सिल्क को ये बनाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इस सिल्क का क्या क्या बनता है, तो इस सिल्क को यूज़ किया जाता है स्टॉल्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए और गारमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अगर गौर करें इनका कलर जब चेंज होता है, मतलब इनके जो कलर दिए जाते हैं वो कलर भी बच्चे ऑर्गेनिक डाई बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक डाई बोलने का मतलब हो गया जो प्लांट्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक चीज़ें निकालकर फिर ऑर्गेनिक डाई यहाँ पर किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का केमिकल यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया सबके पास? चलिए आइए मेघालय से बनने वाले 2-4 फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, जब भी हम मेघालय की बात करते हैं बेटा, ठीक है, मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ, याद रखेंगे। ठीक है, कितना किलोमीटर है इतना हमारे काम का नहीं है, पर बांग्लादेश के साथ क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, मेघालय की अगर हम बात करें तो ये 22 जनवरी 1972 को हमारे पास बना था। असम का पार्ट था
बताइए, असम की कुछ हिल्स थी वो यहाँ पर इसके अंदर आती थी, और उन्हीं को अलग करके, वैसे 22 नहीं बेटा 21 है ना, उन्हीं को निकाल कर क्या बनाया गया था, मेघालय बना था। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे सीएम कौन आते हैं, तो उनका नाम है कोनार्ड संगमा करके उनका नाम आता है। ये भी कौन है वहाँ पर, सीएम है आपके पास, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं बहुत फेमस सी, ठीक है, जो कि ट्राइब भी बनती है, जिसमें से एक का नाम है गारो, एक का नाम क्या आता है खासी, और एक का नाम क्या आता है जंतिया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि जो इंडिया की वेटेस्ट प्लेस है, गौर करना, जो इंडिया की वेटेस्ट प्लेस है वो मेघालय में आती है, तो मुझे भी पता है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वो मेघालय में किस हिल्स में आती है, तो आप मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, इंडिया की एक ग्लोबल फोरम मीटिंग हुई है, समिट हुआ है, और ये समिट कहाँ पर हो रहा है बच्चे, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, गौर करना है, कहता है यहाँ पर, और इसमें किन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, गौर करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी बातें की जाएगी किसको लेकर, टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया आपके पास, सस्टेनेबिलिटी हो गया आपके पास, ठीक है, इनोवेशंस आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, इन सब के ऊपर पूरी की पूरी मुद्दों पे बातें की जाएगी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री कौन है हमारे पास, पीयूष गोयल, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आगे आता है, अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे, इंटरनेशनल, और इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल की, और पहली ही न्यूज़ स्टार मार्क करने वाली है। पहली न्यूज़ हमारे लिए क्या है बेटा, ये स्टार मार्क करने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं और पूरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले 12 मार्च को, ठीक है, कुछ दिनों पहले 12 मार्च को हमारे पीएम मोदी को बुलाया गया था मॉरिशस के पीएम के द्वारा, जिनका नाम रंगलूम करके कुछ आता है, नवीन करके कुछ नाम आता है उनका। उन्होंने इनवाइट करा था क्योंकि उनका नेशनल डे था। ठीक है, और वहाँ पर कौन गए हुए थे, मॉरिशस में कौन गए थे, हमारे प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, अब उसी के कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये न्यूज़ हमारे सामने आती है, ध्यान से सुनना। कहता है मॉरिशस जो है, वो पहली अफ्रीकन कंट्री बनती है, और चौथी कंट्री बनती है ग्लोबली जिसने क्या करा है, जो कि किसके बाद, बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के किस चीज़ पे साइन करे हैं, तो उसने साइन करे हैं किस पे, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के ऊपर साइन करे हैं। ठीक है, ध्यान देना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक विंग है जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, जिसका नाम आता है CPF, और उसी के अंडर इन्होंने क्या करा है, साइन करा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब कहता है बच्चे यहाँ पर, द साइनिंग ऑफ CPF टुक प्लेस ड्यूरिंग 2-day इवेंट, और ये कहाँ पर चल रहा था, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर हो रहा था, मॉरिशस में। क्लियर हो गया सबके पास। अब कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने लॉन्च करा था, याद करेंगे, इंडिया, और किसका प्रोग्राम है, फ्रांस का प्रोग्राम है, और इसे लाया गया था 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं, एक मीटिंग हो रही थी जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि कहाँ चल रही थी, पेरिस में, उसी के अंदर ये आइडिया कंसीव किया गया था। ठीक है, अगला कहता है कि क्या करना है, हमें $1 ट्रिलियन लेकर आना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, किसमें बेटा, सोलर इन्वेस्टमेंट करनी है, और कब तक बेटा, 2030 तक ये हमारे लिए काम का बनता है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए जब हम मॉरिशस की बात करते हैं, 2-4 बातें कर लेते हैं। मॉरिशस की जब भी हम बात करते हैं, ये एक आइलैंड कंट्री है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, ये कैसी कंट्री है बच्चे, ये एक आइलैंड कंट्री है, ये आपने अपने पास सबसे पहले क्लियर रखना है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या आती है आपके पास यहाँ पे, तो पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और मैं आपको बता चुकी हूँ 12 मार्च का क्या सिग्निफिकेंस है, याद करिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को लॉन्च करा था 12 मार्च को, उसी के साथ ये करंट अफेयर आपके पास जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, पहले तो यही समझते हैं कि आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है। आर्टेमिस अकॉर्ड की बेटा जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर जाकर, मतलब
आउटर स्पेस पे जाकर वहाँ पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज़ या फिर आप डिस्कवरीज करना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चे? इसे मतलब इस प्रकार के एक एग्रीमेंट है जो नासा ने चलाया था, मतलब यूएसए ने चलाया था, यूएसए में नासा ने चलाया था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और वो किसके ऊपर काम कर रहा है? आउटर स्पेस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं, समझते हैं। पहले सबसे पहले न्यूज़ पढ़ने से पहले यही समझते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि 1967 वर्क ग्राउंडेड इन दी 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी, द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, द रेस्क्यू रिटर्न एग्रीमेंट, एमिंग टू इंश्योर दैट, किसके बारे में बात हो रही है? अब पढ़ो, स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज आर सेफ, सस्टेनेबल एंड कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो गौर करेंगे, ये आता है आपके पास आर्टेमिस अकॉर्ड। इंडिया इसका मेंबर पहले से ही है, 2023 में हम इसके मेंबर बन चुके थे, और अब रिसेंटली किसने ज्वाइन करा है बच्चे? बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश कौन सी कंट्री बनी है यहाँ पे? तो 54th कंट्री बनी है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और अभी इनका एम भी चल रहा है कि मून पे, मार्स पे हम अपने मिशंस को भेजेंगे और लोगों को सेफली वहाँ से वापस इंडिया नहीं, वापस उनको लेकर आएंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल अलाइनमेंट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और ये आपके पास आर्टेमिस अकॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश को सबको पता है, बांग्लादेश को लिबरेशन की जब भी हम बात करेंगे तो बांग्लादेश का लिबरेशन डे आता है 16 दिसंबर को, और 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश को, मतलब ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था हमारे पास? बांग्लादेश बन गया था, ठीक है। जब भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर दैट इज 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं? तो असम है, मेघालय है, कुछ याद करिए, अभी हमने मेघालय के बारे में बात करी थी यहाँ पर। तो कौन कौन सी आ गई आपके पास? असम आ गई, असम के बाद मेघालय आ गई, मेघालय के बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल आपके पास आ जाएगी, फिर आपके पास मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। थोड़ा ऑर्डर में नहीं है पर आप इसे ऐड कर लेना, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश की लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ। और हम सबको बताएं कि हमारी कौन सी फोर्स वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, दैट इज BSF, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। जब हम इमेजिन करो ये इंडिया हो गया अपने पास, यहाँ कहीं पे अपने पास बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या आता है बच्चे? यहाँ कहीं पे हमारे पास डेल्टा है, और उस डेल्टा का नाम क्या है बच्चे? सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड का क्या बनता है? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बनता है, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन और सिखाया था कि जो बे ऑफ बंगाल है वो 3 कंट्रीज़ के साथ अपना, मतलब ये 3 कंट्रीज़ की वाटर बॉडी तो गलत हो जाएगा, पर 3 कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के साथ ये वाटर बॉडी लगती है, ठीक है। उसमें से एक नाम बांग्लादेश है, एक म्यांमार है और एक हम है इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बात करते हैं, ठीक है। आइए, अगला कहता है बच्चे कि जो हमारी प्रेसिडेंट साहब हैं वो कहाँ गई हुई हैं? वो गई हैं पुर्तगाल और स्लोवाकिया गई हुई हैं, ठीक है। देखिए, एक्चुअली पुर्तगाल के साथ हमारे 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमारे और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे? तो 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर गई हुई हैं, ठीक है। जब भी हम पुर्तगाल की बात करते हैं हमें वास्को डी गामा नहीं भूलना है, वहीं से आया था, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री है आपके पास? तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, तो ये वेस्टर्न यूरोप में आपको देखने को मिलती है। ये आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और जब हम किसकी बात करते हैं बच्चे? जब हम बात करते हैं किसकी? स्लोवाकिया की बात करते हैं, तो स्लोवाकिया कहाँ पर आता है? वैसे ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये कहाँ पर आती है बच्चे? सेंट्रल यूरोप में आती है, ठीक है। अब देखो, एक कंट्री का नाम तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, पुर्तगाल, और इन्हीं पुर्तगालियों को भगाने के लिए हमने ऑपरेशन विजय भी लॉन्च करा था, जो आपके लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्लोवाकिया, ये वही स्लोवाकिया है जहां से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए आइए, कहता है यहाँ पर इनको क्या टाइटल दिया गया है? सिटी की ऑफ ऑनर। और याद रखेंगे लिस्बन सिटी, तो लिस्बन पुर्तगाल की क्या है बच्चे? लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पुर्तगाल लॉन्च
पोस्टेज स्टैम्प सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन दी टू नेशन, ये मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद फिर वो कहाँ गई हैं आपके पास यहाँ पे स्लोवाकिया में, और स्लोवाकिया में उन्हें किसने इनवाइट कर रखा है, तो आप याद रखेंगे पीटर करके उनका नाम है। इन्होंने क्या कर रखा है, ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने इन्वाइट यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी गई हैं, और उसके साथ साथ कहाँ पर गई हैं, तो आप याद रखेंगे पुर्तगाल में भी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके साथ का, जब हम स्लोवाकिया की बात करते हैं तो स्लोवाकिया और हमारा कल्चरल रिलेशन थोड़ा सा अच्छा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, शी वॉज प्रेजेंटेड अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट एवर स्लोवाक ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट उपनिषद, ठीक है। तो हमारे उपनिषदों को, और टोटल उपनिषद हमारे पास कितने हैं, 108 हैं, ठीक है। आपको याद होगा एक उपनिषद आता है आपके पास मंडुका, या मंडुका भी कहते हैं उसको, ठीक है, मंडुका भी कहा जाता है। इस उपनिषद से क्या लिया गया है बेटा आपको, तो आपको याद होगा सत्यमेव जयते, क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। और जो अपने पास महा उपनिषद है उसी से थीम ली गई थी किसकी बच्चे, उससे थीम ली गई थी किसकी, G20 की। आप मुझे बताएंगे G20 की थीम क्या थी, ठीक है। उसके साथ साथ द कॉन्स्टेंटिन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा स्लोवाकिया अवॉर्डेड द ऑनररी डॉक्टरेट टू द्रौपदी मुर्मू। तो ये होता ही है बच्चे, अगर हमारे लोग इनके लोग हमारी कंट्री में आएंगे तो हम उनको ऑनर करते हैं, और फिर ये वाइस वर्सा ऐसे ही चलता है, ठीक है। और अभी आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भी किसने अभी ऑनर दिया था, तो वो श्रीलंका ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगला आता है UAE इलेक्टेड द चेयर ऑफ इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस। आप सबको पता है इंटरपोल क्या क्या काम करती है, ठीक है। टेररिज्म हो गया आपके पास, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर जितना भी मतलब क्राइम होता है जो कि ग्लोबल क्राइम है उसे कंट्रोल करने की बात यहाँ पर करती है, ठीक है। बात करते हैं, कहता है जो मिनिस्ट्री है किसकी, इंटीरियर UAE की, उसको इलेक्ट कर लिया गया है, मतलब हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन गवर्नेंस। और ये इसकी क्या बनी है, एक बहुत ही गौर करना, इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक बॉडी है, बॉडी का नाम क्या है, कमेटी ऑन गवर्नेंस। कमेटी ऑन गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ी एडवाइजरी बॉडी है किसकी, इंटरपोल की, ठीक है। ध्यान रखना किसकी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरपोल की। ये क्या बनती है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनती है, ठीक है। तो UAE पहली कंट्री है जो क्या करेगा, इसको यहाँ पर इस कमेटी को हेड करेगा। ये कमेटी की स्थापना जो है वो कब की गई थी, नवंबर 2024 में, जब 92nd जनरल असेंबली चल रही थी, कहाँ, इंटरपोल की। और कहाँ पर चल रही थी बच्चे, तो आप याद रखेंगे ग्लासगो, और ग्लासगो कहाँ पर आता है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अगर आपको पता होगा ये जो इंटरपोल की मीटिंग हो रही थी तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी CBI, और CBI के डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद, ये वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। अगला, इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ब्लदी करके इनका नाम आता है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे इसके, तो लियोन फ्रांस, या आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। कब बनी थी ये बॉडी, तो 1923 में बनी थी। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो 195 आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा सेक्शन आता है हमारे पास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आइए, स्कॉच अवार्ड, ये आप सबको पहले से रट चुका है कि जो स्कॉच अवार्ड है वो सन 2003 में बने थे। वो एक क्यों दिए जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसे लोगों को, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसी कह सकते हैं आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को मिलते हैं जिन्होंने गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट लीडरशिप, इन सब में अपना योगदान दिया होगा। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल ऑफ यूपी। ध्यान देना, यूपी पुलिस का एक पोर्टल है, गौर करना, ये जो पोर्टल है, ठीक है, इसको क्या मिला है बच्चे, पुलिस और सेफ्टी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो किसे दिया गया है बच्चे, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और बेटा ये जो पोर्टल है, ये ये पोर्टल बहुत जगहों पे काम करता है, जैसे माफिया हो गए, या आपने सुना होगा पॉस्को, सुना होगा आप सबने, ठीक है, पॉस्को है ना, हाँ, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, इन सब के साथ ये डील करता है, ठीक है। चलिए, और अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एनुअली बाय गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड स्कॉच ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला
जेम्स एंडरसन को क्या अवार्ड दिया गया है? नाइटहुड का टाइटल इनको दिया गया है, ठीक है। तो नाइटहुड अंग्रेज अभी से थोड़ी बांट रहे हैं यार, बहुत टाइम से बांट रहे हैं, ठीक है। तो उसी में क्या लिखा है, ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, मतलब क्रिकेटर हैं, याद रखना है हमें। और इनका नाम क्या था? जेम्स माइकल एंडरसन। इनको अवार्ड दिया गया है नाइटहुड का, जो कि एक ग्रेटेस्ट ऑनर है, जो कौन देता है? ब्रिटिश मोनार्की देती है। किसको? यहाँ पर याद रखेंगे, किसको यहाँ पर देती है? किसी पर्सन को। और इनको क्यों दिया गया है? क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो मतलब ही इज़ द 13th इंग्लैंड क्रिकेटर जिनको इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है। और ही इज़ द 3rd बॉलर ऑन ऑल टाइम लिस्ट फॉर टेस्ट विकेट, ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलियाज शेन वार्ने और उसके बाद श्रीलंका के मुतीहा मुरलीधरन, ठीक है। चलिए, बस इतना तो नहीं, पर इतना आपके लिए काम का है, ठीक है। और इंडिया में हमारे पास भी नाइटहुड का टाइटल किस किस को मिल चुका था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइटल को छोड़ भी दिया था बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कौन सा वाला सेक्शन आपके पास? रिपोर्ट और रैंकिंग्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट की बात आई है। अभी एक आप बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी पढ़ेंगे, पर ये बेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब बेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आप ऐसा कह सकते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, ये सब कुछ चेक किया जाता है। अब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कहता है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। कब का? 2025 का। और ये रिपोर्ट पेश किसने करी है? तो ये करी है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 मैड्रिड, स्पेन ने ये क्या करी है? रिपोर्ट को पेश करा है। क्लियर हो गया। अगला कहता है ये 13वीं बार होगा जब कौन इस अवार्ड को जीत रहा है? सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट जीत रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रैंक अगर हम देखें तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर का आता है। टोक्यो, जापान का जो टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हनीदा में, वो 3rd रैंक करता है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रैंक कितना है? 32nd, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ याद रखना है ये साउथ एशिया का भी, मतलब हमारा तो बेस्ट एयरपोर्ट बना ही बना है, साथ ही साथ किसका बना है? साउथ एशिया का भी बेस्ट एयरपोर्ट हमें देखने को ये मिलता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे इसी के साथ का अगला क्या कहता है? अगला कहता है केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, उसका रैंक कितना है? 48। और ये बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट निकला है इंडिया का और साउथ एशिया का, ठीक है। और इसी केम्पेगौड़ा का एक टर्मिनल है, उस टर्मिनल का नाम है टर्मिनल 2 करके उसका नाम है, और उसको बेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग मिली है, ठीक है। क्यों? साफ सुथरे होने के कारण बेटा, इन सब चीज़ों के कारण अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कहता है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है, इसे भी ऑनर दिया गया है। कौन सा वाला? एयरपोर्ट स्टाफ का इंडिया और साउथ एशिया 2025 अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास फैक्चुअल न्यूज़ है पूरी की पूरी, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला आता है जस्टिस डिलीवरी अमंग स्टेट्स। गौर करने वाली बात है, ठीक है। गौर करने वाली बात है कि किस स्टेट में किस प्रकार से जस्टिस डिलीवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसके साथ बॉडी पूरी की पूरी डील करती है। कहता है अगर हम बात करें, ये इसका 4th एडिशन आया है इस रिपोर्ट का। कर्नाटका जो है, ठीक है, वो इस लिस्ट में क्या कर रही है? टॉप कर रही है। उसके बाद कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश 2nd है। और अगर हम बात करें कि किस स्टेट का बुरा हाल है जस्टिस डिलीवरी करने में, तो इसमें आंसर क्या निकलता है आपके पास? तो आप याद रखेंगे क्या निकलता है इसमें आंसर आपके पास? ये निकलता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसके बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर है। वैसे तो इसके 4 मेजर पैरामीटर्स हैं। उन 4 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है आपके पास जुडिशरी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद एक आता है आपके पास पुलिस प्रिजन, ठीक है, पुलिस की जो जेल जूल होती है उसके यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, पुलिस प्रिजन आ जाएगी आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आ जाता है लीगल एड, याद रखेंगे आप, एक आ जाता है लीगल एड, और एक आ जाता है ह्यूमन राइट कमीशंस, ठीक है। तो याद रखेंगे आप ह्यूमन राइट कमीशंस। तो इसके 4 पैरामीटर है, इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान पे रखते हुए ये रैंक निकाला जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द स्मॉलर स्टेट्स अगर हम बात करें विद पॉपुलेशन अप टू 1 करोड़, सिक्किम का रैंक फर्स्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का रैंक सेकंड है और गोवा इस लिस्ट में बॉटम में है। तो गौर करो ज़रा सा, ये जो तुमने क्या पढ़ा अभी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये लार्ज और मीडियम साइज स्टेट हैं। और जब आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं, जब आप हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा वाले में पहुँच रहे हैं तो ये छोटी स्टेट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहता है इस रिपोर्ट को पेश कौन करता है, टाटा ट्रस्ट। और कब से कर रहा है बच्चे, 2019 से, ये हमें याद रखना है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला आता है। अगला कहता है आपके पास टॉप बिजिएस्ट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बात करते हैं। कहता है मॉन्ट्रियल कनाडा बेस्ड एयरपोर्ट। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024 का हमारे पास बनकर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसमें रैंक कितना है बिजिएस्ट में, वहाँ 32nd है, यहाँ पे रैंक कितना है, 9th, याद रखना है। उसके बाद आता है, और किस कैटेगरी में, पैसेंजर हैंडलिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। यूएसए का जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद दुबई है, दुबई के बाद यूएसए का ही डैलस एयरपोर्ट है, इसका रैंक 2nd और 3rd हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इसके साथ भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास, यहाँ पे अगला आता है डिफेंस और मिलिट्री। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। कहता है मल्टीलेटरल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आईकेमी। अब आईकेमी पढ़ लो इसको, या किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये अफ्रीका, जो AI वर्ड है, ये कहाँ से आ रहा है, अफ्रीका और इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो अफ्रीका इंडिया की अगर हम बात करें तो की मैरीटाइम, की यहाँ पे आ जाएगा, की तो की रह गया आपके पास, मैरीटाइम इंगेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा इसका ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कहता है यहाँ पे, इसका अगर हम बात करें, इसे होस्ट किसने करा है, इंडिया और तंजानिया ने। 6 दिनों की एक्सरसाइज आपको चलेगी और इसमें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें एक का नाम क्या है, कोमोरोस। उसके बाद क्या आता है आपके पास, डिजिबाउटी, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, शेचेल्स और उसके बाद साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगली आती है आपके पास कौन सी वाली, यहाँ पे डस्टलिक 6th एडिशन हो गया है इसका, और ये कहाँ पर हुआ है, औंध कहाँ पर आता है आपके पास, पुणे में। कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री, और ये वही उज्बेकिस्तान, वही ताशकंद है जहाँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है आपके पास, साइंस और टेक। ठीक है, चलिए आपने एक पॉप सिंगर ज़रूर सुनी होंगी अमेरिका की, जिनका नाम क्या है, कैटी पेरी। क्या नाम है इनका बेटा, कैटी पेरी। कैटी पेरी 5 औरतों के साथ एक मतलब कह सकते हैं ब्लू ओरिजिन जो कि कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसका एक मिशन था, वहाँ पे गई थी और वहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पर वापस लौट आई हैं। तो क्या लिखा है देखो, कहता है पॉप स्टार कैटी पेरी और 5 अदर औरतें जो कि ब्लू ओरिजिन रॉकेट मिशन या स्पेस के अंदर गई थी, वो यहाँ पर वापस आ चुकी हैं अर्थ में, बिल्कुल क्लियर वापस। ठीक है, कहता है द न्यू शेफर्ड रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इट्स फर्स्ट साइट इन वेस्ट टेक्सास यूएसए में, और उसके बाद ये पहला स्पेस ट्रिप था जिसमें औरतें गई थी, इज मोर देन 60 ईयर्स, क्योंकि पहले कौन गई थी, तो वैलेंटीना, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनके साथ 5 औरतें गई थी ना, 5 में से एक तो कैटी पेरी होगी, उसके अलावा जो जेफ बेजोस है जिनका ब्लू ओरिजिन है, ठीक है, उनकी फियांसे भी गई थी। क्या नाम है इनका, लॉरेन, आप याद रखेंगे। उसके बाद CBS प्रेजेंटेटर, मतलब ये एक न्यूज़ रिपोर्टर टाइप्स हैं, उनका नाम क्या है, गाइले किंग। उसके बाद नासा की रॉकेट साइंटिस्ट गई थी, और ऐसे करते करते ये 5 लेडीज़ गई थी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो 5 वुमेन्स के नाम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए और आपके पास लिखे होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पॉप सिंगर है और याद रखेंगे उन्हीं की कंपनी है जेफ बेजोस की, तो उसके साथ यहाँ पर गई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है अगला हमारे पास, अगला आता है स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हुआ है, ध्यान देना है आपने। इसमें इंडिया ने अपनी, मतलब इंडिया जीता है यहाँ पर, और कहाँ पर हुआ ये कैंपेन, ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना में, याद रखना है। ठीक है, कितने मेडल आए, 8 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है,
और रैंक कितना रहा, तो सेकंड रहा, याद रखना है। पहला कौन टॉप कर गया है, चाइना, जिसके पास 11 मेडल है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये ISSF के बारे में मतलब कहाँ कहाँ पर ये हुआ है, तो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। ISSF के प्रेसिडेंट कौन है, तो ल्यूकानो रोसी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, म्यूनिक, जर्मनी में, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला ग्रैंड प्रिक्स, ये आप इसके साथ खुद पढ़ लेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल होती है ये न्यूज़, ठीक है। अगला आता है आपके पास मोहन बेगन सुपर जायंट, क्या लिखा है, कलकत्ता बेस्ड फुटबॉल क्लब। इसको कौन सा एडिशन मिला है, कौन सा एडिशन जीता है, तो 11वां याद रखना है आपने। किसे हराया इन्होंने, तो आप याद रखेंगे जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है उसे यहाँ पर हराया है, ठीक है। कहता है इस विक्ट्री के साथ, ठीक है, ये सेकेंड टाइम है कि जो जीत चुके हैं, और गोल्डन बूट किसको मिला, बस ये आप इसके साथ नाम याद करके इतना काफ़ी है, ठीक है, इसमें और नहीं घुसने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से कप्स की बात कर लेते हैं, किसके साथ की, फुटबॉल के साथ कौन कौन से कप आपके पास आते हैं, ठीक है। देखो, एक तो आता है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, ये हम सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा एक आती है बेगम हजरत महल, कौन सी आती है बच्चे, तो बेगम हजरत महल, ये वैसे लखनऊ की रानी थी, बेगम हजरत महल कप आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर हम बात करें। उसके अलावा एक आती है आपके पास संतोष ट्रॉफी, उसके अलावा इंदिरा गांधी ट्रॉफी, एक आ गई आपके पास संतोष ट्रॉफी, एक आपके पास आ जाएगी इंदिरा गांधी, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपके पास क्रिकेट रिटर्न्स टू ओलंपिक्स आफ्टर 128 ईयर्स। मैं आपको ये करा चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ पे ओलंपिक्स हुए हैं। अब इस बार आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे विंटर्स की भी लिस्ट बना कर देंगे और किसके लिस्ट बना कर देंगे, समर्स की भी, ठीक है। मार्च के करंट अफेयर में मैं आपको पूरी लिस्ट बता चुकी हूँ कि विंटर वाले कहाँ होने हैं, समर वाले कहाँ पर होने हैं, ठीक है। तो कहता है लाउसाने स्विट्जरलैंड बेस्ड जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने कंफर्म कर दिया है कि क्रिकेट की वापसी होगी कहाँ पर बच्चे, क्रिकेट की वापसी होगी कहाँ पर, ओलंपिक गेम्स में। और अब ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, तो हमें याद रखना है कहाँ पर होने वाले हैं, ये होने वाले लॉस एंजलिस 2028 के, जो कि समर ओलंपिक्स होंगे। और लगभग ये लास्ट कब आया था, मतलब 1900 में जो पेरिस फ्रांस में क्या हुए थे, पेरिस फ्रांस में जो आपके पास ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पर क्रिकेट था, और इसके बाद अब ये लौट रहा है। द स्पोर्ट विल फीचर 6 टीम्स ईच इन मेंस और T20 टूर्नामेंट होंगे यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे कौन से टूर्नामेंट होंगे, T20 टूर्नामेंट्स होंगे, मेंस के भी और वुमेन्स के भी। USA इज लाइकली टू सिक्योर अ डायरेक्ट स्पोर्ट एज द होस्ट नेशन, ये होस्ट नेशन बनेगा इसके बाद का। और अदर टीम जो है, अगर हम बात करते हैं अदर टीम, अगर मान लो और किसी टीम को कहाँ पर जाना है, मतलब क्रिकेट के लिए जाना है, इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ICC की जो रैंकिंग्स है उनको पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ओलंपिक्स कहाँ कहाँ पर हुए हैं। इस बार आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे लिस्ट बना कर देंगे कि विंटर्स कहाँ पर होने हैं, समर्स कहाँ पर होने हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम, किसे मिला है, तो मैग्नस कार्लसन, याद रखेंगे आप, ऑफ नॉर्वे, इनका टॉप रैंक रहा है, आप याद रखेंगे यहाँ पर। और कहाँ पर हुआ था, ये फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किसे हराया है, तो आप याद रखेंगे हिकारू, जो कि कहाँ के ग्रैंड मास्टर हैं, अमेरिकन। और इंडिया के जो अर्जुन है, याद रखिए, इनको सब जानते हैं, इनका रैंक कितना है बेटा, यहाँ पे 5th, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके साथ हम एक चीज़ और सीख लेते हैं आज, चेस से रिलेटेड कप कौन कौन से आते हैं। तो एक आपने याद रखना है, एक आता है नायडू कप, ठीक है, तो कप भी कह देते हैं, या नायडू ट्रॉफी भी लिखा होता है वहाँ पर, तो गौर कर लेना क्या आपके पास लिखा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखेंगे एक आता है आपके पास खैतान कप, एक कौन सा आता है आपके पास, खैतान कप। और उसके अलावा एक आपके पास आता है, खैतान के अलावा एक आता है लिम्का कप, ठीक है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये चेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, बैंकिंग और इकोनॉमी, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से समझते हैं, हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आप सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है बच्चे, मेन काम है इन्फ्लेशन को रोक कर रखना या इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है बच्चे, तो ये बॉडी प्रॉपर तरीके से करती है, ठीक है, ये हम सबको पता है। और हर कह सकते हैं आप यहाँ पर हर मतलब ये बाई एनुअल रिपोर्ट आपके पास आती रहती है। और इस बारी RBI की जो
जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये कमेटी कब बनी थी, तो हमें याद रखना है 2016 में ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी में टोटल कितने लोग आते हैं, 6। 3 कहाँ से आते हैं, RBI से, और 3 कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे RBI के गवर्नर, और अभी कौन है वो, तो अभी है वो संजय मल्होत्रा। क्लियर हो गया। अब कहता है इस कमेटी ने रिवाइज करा है, ठीक है, GDP को, और GDP कितनी फोरकास्ट करी है, तो 6.5%। ये जानने वाली बात है और ये हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू RBI अगर हम बात करते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अकॉर्डिंग हमारी GDP इतनी रहने वाली है। कहता है रेपो रेट घट चुका है। ठीक है, हम सबको पता है रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक क्या लेता है बच्चे, RBI से पैसा उधार लेता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर ये लोन सस्ते हो गए, रेपो रेट अगर कम हो गया, तो बैंक्स के पास और पैसा आएगा और फिर कस्टमर्स में भी सस्ते लोन देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो कितना घटा यहाँ पे, तो 25 बेसिस पॉइंट। पहले कितना था, तो 6.25 कुछ इस तरीके से था, और अब कितना हो चुका है, 6%। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कुछ याद आया, लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि बैंक्स के पास कुछ पैसा कैश में होना चाहिए। कुछ याद करो, अभी अभी बैंक्स के अंदर कैश इनफ्लो कम हुआ था, तब भी इस तरीके की न्यूज़ हमने पूरी की पूरी कवर करी थी। तो कितना है ये, तो ये आ गया आपके पास 5.75%। उसके बाद MSF रेट और बैंक रेट कितना है, 6.25%, और रिवर्स रेपो रेट कितना किया गया है, 3.35%। CRR कितना है, 4%, और SLR कितना है, 18%। ठीक है, तो फैक्चुअल है, बाकी आप इसके साथ का कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला, सेबी ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी बैठाई है, और किसके चेयरमैनशिप के अंदर, तो उनका नाम आपके पास आता है प्रत्यूष सिन्हा। याद रखेंगे, ये CBC भी थे हमारे पास, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी थे, और अब इनका काम है कि सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नोटिस करना। ठीक है, कहता है SBI हैज़ रिलैक्स्ड डिस्क्लोजर नॉर्म फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाय डबलिंग द एसेट। ये सब तो नहीं याद रखो, बस ये नाम याद रखो कि CBC के कौन आए हैं मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, तो उनका नाम आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सेबी ने क्लैरिफाई करा है कि ₹10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर SIF, याद रखना है SIF, और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एट पैन लेवल। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर गौर करते हैं 2-3 चीज़ों पे जो हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, देखो SIF होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले। ठीक है, देखो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, उनमें दोनों का जो गैप है उसे कम करने का काम करता है। ठीक है, आई होप नहीं समझ में आया होगा, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मतलब SIF क्या है, ये एक न्यू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको लॉन्च करा था किसने, सेबी ने, जिसके अंदर कोई भी एक व्यक्ति मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है, 10 लाख कर सकता है, यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसको क्लियर रखना है। ठीक है, कहता है SEBI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF, और ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो कितना मिनिमम आप इसके अंदर डाल सकते हैं, 10 लाख, याद रखना है। ठीक है, अब कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना था यहाँ पर, तो पहले 3 ईयर के लिए, ये ऑपरेशनल हिस्ट्री के लिए। उसके बाद है मस्ट मेंटेन एन एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से लेकर मोर देन दी, ये सब मारो गोली, बस इतना तो चलो याद ना रहे चलेगा आपके पास, पर ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी कर दी गई है, तो ये आप याद रखेंगे 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है RBI ने इम्पोज कर दिया है न्यूयॉर्क बेस्ड सिटी बैंक पे। ठीक है, गौर करना, और जब भी इनके ऊपर चार्ज लगता है तो कौन सा एक्ट आता है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA 1999। ठीक है,
चलिए अगला अगला आता है एनपीसीआई ने अपने यूपीआई फ्रेमवर्क्स को क्या कर लिया है बच्चे, रिवाइज कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहता है जो एनपीसीआई है, ठीक है, एनपीसीआई कब आए थे भाई, 2008 में आया था, याद रखना है आपने। और यूपीआई कब आया था, 2016 में आया था। तो क्या कहता है, इन्होंने क्या कर दिया है, रिवाइज करा है, गौर करना, इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट रिवीजन टू द यूपीआई फ्रेमवर्क, जो कि क्या करेगा, अब और सिक्योरिटी टाइट रखेगा ताकि फ्रॉड रिस्क को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, एनपीसीआई ने बैन कर दिया है जो क्यूआर बेस्ड इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन है, उसको बैन करा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो चला जा रही है चीज़ें, ठीक है, फिर वो वहाँ पे स्कैन हो रही हैं और किसी तरीके से स्कैम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहता है जो इंडियन यूजर्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, चाहे वो एनआरआई हो, अब वो क्यूआर कोड से स्कैन नहीं कर पाए। अब कैसे स्कैन नहीं कर पाएंगे, समझो। मान लो मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेज दी, ठीक है, या अदर सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इन चीज़ों से तो फ्रॉड बढ़ रहा है ना यार, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमने इस तरीके की चीज़ को लाया है। ठीक है, तो लिमिट कितनी कर दी गई है, 2000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एनपीसीआई हैज प्रोहिबिटेड मर्चेंट फॉर इनिशिएटिंग कलेक्ट रिक्वेस्ट टू, ये इस तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है यहाँ पे कलेक्ट रिक्वेस्ट। आपको पता है जब आप क्या करते हैं, कोई पेमेंट करते हैं तो एक वॉलेट कार्ड बनता है, गिफ्ट कार्ड बनते हैं। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा, इनके ऊपर भी अब सख्ती पेशी जाएगी ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। उसके अलावा यूजर्स विल नाउ नीड टू इनिशिएट वॉलेट रीलोड देमसेल्फ एंड यूजिंग पुश रिक्वेस्ट टू एनहांस कंट्रोल एंड रिड्यूस अनऑथराइज्ड डिडक्शन। ठीक है, तो कई बार फालतू के पैसे भी कट जाते हैं, उन सब से बचने के लिए भी इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला सेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। अगला कौन सा आता है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे डेज, और डेज की बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला कौन सा लिखा है बच्चे यहाँ पे, नेशनल फायर सर्विसेज डे। गौर करना, क्या नाम आता है बच्चे इसका, नेशनल फायर सर्विसेज डे। ठीक है, एक्चुअली में एक शिप थी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में एक शिप थी बेटा, और वो शिप का जो मतलब शिप अपने डॉकयार्ड के आसपास थी, और वहाँ पर क्या हो गया था, आग लग गई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी, पर ये आज़ादी से पहले की बात है। ठीक है, पर मरे तो हमारे लोग भी होंगे बेचारे। तो आपने याद रखना है उसी डे की याद में, मतलब जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उसके अलावा वो लोग जिन्होंने आगे आकर क्या करा, इस आग को कंट्रोल करा, उसकी याद में हम ये डे मनाते हैं। ठीक है, और थीम क्या थी इसकी, यूनाइट टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया, फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ठीक है, अगला आता है आपके पास आर्ट डे। ठीक है, अगर हम आर्ट डे की बात करते हैं तो इसे हम कब मनाते हैं बच्चे, तो आप याद रखेंगे इसे हम मनाते हैं कब, 15 अप्रैल को। और आपको पता होना चाहिए किसकी याद में बनाते हैं, तो आपको पता है लियोनार्डो का नाम आप सब ने सुना हुआ है, लियोनार्डो। ठीक है, द विंसी, ठीक है, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उनके बर्थडे के दिन हम ये मनाते हैं आर्ट डे। ठीक है, तो क्या नाम है इसकी, थीम क्या है, डीएनए डू नो एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरीके से बनाई गई है। अगला आता है आपके पास यहाँ पे 106वां 106th एनिवर्सरी है किसकी बच्चे यहाँ पर, तो आप गौर करेंगे जलियांवाला बाग कांड की। ठीक है, सबको पता है बेटा कि ये बहुत ही डार्क दिन था हमारे इतिहास का, जो कि बहुत ही बुरा दिन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगला देखिए, कहता है बच्चे 13 अप्रैल 2025 को हमने कौन सा वाला डे मनाया, 106th एनिवर्सरी मनाई है किसकी, जलियांवाला बाग मैसेकर की। ठीक है, जो कि बैसाखी वाले दिन हुआ था। कब हुआ था बच्चे यहाँ पर आपके पास, तो बैसाखी वाले दिन हुआ था, याद रखना है। और बैसाखी मतलब दो भीड़ इकट्ठी हुई थी बच्चे, मैं आपको क्लासेस में भी बताती हूँ कि एक भीड़ तो वो थी जो जलियांवाला बाग में जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के अंदर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो अरेस्ट हुए थे उनके लिए आ रही थी। और एक भीड़ वहाँ पर क्यों आ रही थी, क्योंकि जब गेहूँ कटती है तो बैसाखी वाले दिन भगवान को वो प्रसाद कह सकते हैं, या फिर जो नई फसल निकलती है उसको चढ़ाया जाता है। तो दो भीड़ आपस में यहाँ पर क्या करती हैं, मिलती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि हम पीसफुली कहाँ पर बैठेंगे, हम बैठेंगे कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, और पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे अपने 2 लीडर्स के अरेस्ट होने का। वो 2 लीडर कौन कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, कहता है 13 अप्रैल 1919 को मतलब 100 की तादाद पे अनआर्म्ड सिविलियंस बैठे हुए थे, जो कि कहाँ पर गैदर हुए थे, जलियांवाला बाग में। और क्या लिखा है यहाँ पे, टू सेलिब्रेट द
एनुअल बैसाखी फेयर, और उसके बाद देन एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, इसने क्या कर दिया था बच्चे, ओपन फाइल कर दी थी। लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए थे और किसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, याद रखना है। और इसकी वजह से बेटा बहुत कुछ हुआ, ठीक है। इसने ये हमारे इतिहास का एक डार्क फेज़ आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत ही डार्क टाइम था हमारे इतिहास का ये वाला, ठीक है। कहता है 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था हंटर कमीशन को, जिसका नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। पर इसका भी रिजल्ट कुछ पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिलता है। जनरल डायर के ऊपर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा, उल्टा इसे यहाँ से ले गए थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करके, ठीक है। और इस कमेटी के हेड कौन थे बच्चे, तो लॉर्ड विलियम हंटर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी एक मूवी भी आई है केसरी 2, ठीक है, अगर आपको पता होगा, या केसरी चैप्टर 2 इस तरीके से आई है, जिसके अंदर इस मूवी के बारे में पूरा का इस एपिसोड के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। तो आई होप अच्छा एक और चीज़ है ना, जलियांवाला बाग कांड के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल छोड़ा था नाइटहुड और गांधी ने टाइटल छोड़ा था केसरे हिंद, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।